रातें जागकर जो पसीना बहाया है तूने, वही कल तेरे नाम के साथ समान बन जाएगा। आज जो डर तुझे तोड़ने आया है, याद रख, कल वही डर तेरी ताकत का मिसाल बन जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का। और जितने प्यारे बच्चे 20 फरवरी 2026 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि 2026 में सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे टकराएंगे, मैं इस जो है वायरल मॉडल सेट पेपर में आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। साथ ही प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हो तो सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 फोड़ करके पक्का होगे, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इस पेपर का कोड प्यारे बच्चों आप लोग देख लो, 825 जे कोड का पेपर है। बिल्कुल ऐसे ही आपको वहां पर भी पेपर मिलेगा। तुरंत यहां पे अपना अनुक्रमांक लिखिएगा और यहां पे नाम लिखिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका फुल सॉल्यूशन के साथ साथ सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र के कार्य आएंगे उसको भी मैं बताऊंगा। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का मैं लाइक का जो टारगेट रखता हूं 1 के लाइक आपको कराना है प्यारे बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते हो, यही थोड़ा सा हम लोगों को जो है डिमोटिवेट करता है। नहीं तो सारा जितने सेट है हम सभी सेट एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे क्लासेस से जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको 15 मिनट जो है आपको समय मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। हम सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। सामाजिक विज्ञान में जो न भी आता हो आप पूरे बढ़िया से उसको लिख दीजिएगा, ठीक ना। कुछ बना करके भी लिखना है, लेकिन लिखना है, छोड़ के नहीं आना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब, ठीक है। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसका उत्तर आपको उमार पर देना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जब उमार पर उत्तर दे दीजिएगा तो आप इसे या तो इरेजर का प्रयोग न करिए और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल न करें, न तो मिटाने की कोशिश करें और न ही व्हाइटनर लगाने का प्रयोग करें, ठीक है। 5वां है कि वर्णनात्मक प्रश्न प्यारे बच्चों 50 अंक का होगा और पूरे अंत तक पढ़ के जाओ, 50 में 50 फोड़ करके आओ, ठीक ना। सबसे पहले हमारा आएगा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग कहते हैं। चलिए पहला है कि अंटवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। बिल्कुल टाइम आपका कम है, इसलिए सीधे हम लोग ऑप्शन आपको रटा देते हैं कि जर्मनी से था। कहां से था प्यारे बच्चों? जर्मनी से था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यह आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही है, ठीक है। याद कर लो एक एक बात। अब प्रश्न संख्या 3 है कि सन 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। तो यह आयोजित हुआ था प्यारे बच्चों अमेरिका में। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा प्रश्न संख्या 4 आएगा। 4 यहां पे होना चाहिए, 3 छपा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 4 में क्या आएगा कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था, यह आपको बताना है। रीडर पेस्ट क्या है प्यारे बच्चों? तो यह एक बीमारी है जो जानवरों से संबंध रखती है, ठीक है। चलिए आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, यह आपको बताना है। तो अवशिष्ट संख्या प्यारे बच्चों संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार को प्राप्त है।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। तो लोकतंत्र से संबंधित प्यारे बच्चों कौन सा है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वैध शासन, ये भी सही हो जाएगा। पारदर्शी शासन भी होगा और उत्तरदायी शासन भी होगा, यानी कि राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, यह आपको बताना है प्यारे बच्चों। संघ सूची में कौन सा विषय जो है शामिल है, यह आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरक्षा जो है वह संघ सूची में है, ठीक ना। अब प्यारे बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, यह आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 15 जनवरी को लागू हुआ था और उसी दिन हमारे प्यारे बच्चों देश में गणतंत्रता दिवस भी हम लोग मनाते हैं, ठीक ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि बहुसंख्यकों का जो शासन है वह लोकतंत्र के दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक का मतलब है कि जिसकी संख्या ज्यादा है केवल वही शासन करेगा। तो यह बिंदु जो है सही नहीं है। 11 नंबर पढ़ते हैं कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि सोपानी खेती जो है वह उत्तराखंड में होती है। कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों रोपण कृषि की जो फसल है वह कहवा है। कौन सा फसल है, कहवा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। तो आधारभूत खनिज प्यारे बच्चों लौह अयस्क है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है। तो इस यहाँ पे हो जाएगा कि सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तब बेंगलुरु को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न संख्या 16 है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है। तो प्यारे बच्चों भारत में परिवहन का जो प्रमुख साधन है वह भी सड़क परिवहन है, ठीक ना। राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 17 नंबर है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। औद्योगिक क्रियाओं को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 18 नंबर है कि मानव विकास सूचक या सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पे है। यानी कि प्यारे बच्चों इसमें नेपाल की स्थिति जो है यह उच्चतम स्तर पे है, अपेक्षाकृत यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थानीय कंपनियों को खरीदना, यानी कि छोटी छोटी कंपनियों को खरीद करके सीधे निवेश कर देना, यानी कि सीधे कंपनी ही ले लेना। अब प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न आएगा और यहाँ जो है कह रहा है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। आगे प्रश्न प्यारे बच्चों है पहला कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अथवा करके दिया है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। कोई एक ही करना है, ये नहीं कि दोनों कर दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग पहले का उत्तर लिखेंगे कि आर्थिक महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाले, जिनमें कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट हुई,
बेरोजगारों में वृद्धि हुई, निर्यात में कमी और आर्थिक गतिरोध शामिल हुआ है। चलिए एक एक करके लिखिएगा। कीमतों में गिरावट, यानी कि महामंदी के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे किसानों की आय कम हो गई और वे कर्ज जाल में फंस गए। दूसरा लिखेगा कि बेरोजगारी में वृद्धि, यानी कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधि में मापदंड गतिविधि के मंद पड़ने से भारत में भी औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई। 3 नंबर लिखिए निर्यात में कमी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के कारण भारत में होने वाले निर्यात में भी भारी कमी आई। और चौथा हेडिंग लगा करके इसमें लिख देना है कि आर्थिक गतिरोध, यानी कि इन सभी कारकों ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यापक आर्थिक गतिरोध की स्थिति पैदा कर दी। इस तरह से जो है एक एक उत्तर लिखना है। 2 नंबर है कि उत्तरदायी शासन क्या क्या अर्थ है, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। या राजनीतिक दलों में से किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दलों के 4 कार्य आपको बताना है। अब हम लोग लिखेंगे उत्तरदायी शासन का अर्थ। लिखिएगा कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। आगे लिखेगा कि इस प्रणाली में सरकार को जनता के जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य होता है। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है तो जनता के पास चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने का अधिकार भी होता है। इस तरह से 2 का उत्तर दे दीजिएगा। अब आगे बढ़िएगा 3 नंबर में। 3 नंबर है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। इसके 2 कारण लिखिए। अथवा में करके दिया है कि परिवहन तथा संचार के माध्यम से किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। 2 कारण लिखिए, कोई एक को आपको उत्तर लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। लिखेगा कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि यह उद्योगों के संचालन, परिवहन और बुनियादी ढांचों के विकास को संभव बनाती है। पहला लिखना है औद्योगिक उत्पादन। ऊर्जा उद्योगों के संचालन के लिए आवश्यक है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जो आर्थिक विकास की कुंजी है। बुनियादी ढांचा में लिखेंगे कि परिवहन, संचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों करके 2 आप लोग लिख दीजिएगा, आपका जो है पूरा हल हो जाएगा। 4 नंबर है कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। अब हम लोग लिखेंगे अच्छे बाजार के लक्षण। लिखिएगा कि एक अच्छे बाजार के लक्षणों में खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या और बाजार की कीमतों की पूरी जानकारी शामिल है। बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, यह एक हेडिंग लग जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अकेला खरीदार या विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। और मूल्य की जानकारी इसमें लिखना है कि खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को उत्पादों की कीमतों और गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी होती है, जिससे उचित व्यापार सुनिश्चित होता है। इस तरह से आपका हो जाएगा। आगे लिखिएगा असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव। आगे का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारणों और उसके प्रभावों को लिखिए। पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अथवा करके है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख क्या कारण थे, यहां से भी 6 नंबर मिलेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कारणों में जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयां और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी रवैये शामिल था। इतना हो जाएगा। इसका क्या कारण था भाई, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने भारतीयों को आंदोलित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी ने जनता में असंतोष पैदा किया और प्रभाव इसने भारतीय जनता को एकजुट किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। इसने ब्रिटिश सरकार को भी भारतीयों की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे आपको लिखना है कि संघवाद क्या है।
संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। कोई एक ही आपको करना है। अब लिखिए, संघवाद को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फेडरलिज्म, का अर्थ सरकार की एक प्रणाली से है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के जो है बीच बट जाती है। इसका विशेषता में आपको सोचना है कि सरकार दो या दो से अधिक स्तर के होते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति जो है बिल्कुल आवश्यक होती है। इस बात को आप लोग लिख दीजिएगा। मृदा अपरदन क्या है का क्या अर्थ है? मृदा संरक्षण के उपायों को लिखिए, अथवा में करके दिया है कि भारत में मोटो अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय सुझाइए। पूरे आपको प्यारे बच्चे 6 नंबर मिलेंगे। अब लिखिएगा कि मृदा अपरदन का अर्थ पृथ्वी की ऊपरी परत पानी, हवा या मानवीय गतिविधि के कारण हटना है। और इसका उपाय कैसे करेंगे? वनीकरण मतलब कि पेड़ पौधे लगा करके मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और अपरदन रुकता है। सीढ़ीदार खेती करोगे तो रुकेगा। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बना करके पानी के बहाव को धीमा किया जा सकता है, अथवा बांध बना करके, नदियों पर बांध बनाकर पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सारे जो है मृदा अपरदन में आपको लिख देना है। मानव विकास सूचकांक क्या है? इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयव पर प्रकाश डालिए। पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अथवा में करके दिया है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है। इसके 3 कारण लिखिएगा। अब मानव विकास सूचकांक हम लोग हेडिंग लगा करके बिल्कुल लिखेंगे। इसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। एक सांख्यिकी का उपकरण है और जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। और इसका अवयव क्या क्या है? किन आधार पर? तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और जीवन के आधार पर जो है, जीवन स्तर के आधार पर जो है इस सूचकांक को जारी किया जाता है। आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे का हमारा प्रश्न आएगा, वो आएगा मानचित्र वाला। और मानचित्र को आप बिल्कुल सही तरीके से पहले समझ जाओ। देखिए, पहला कहा गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में केवल इस चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाइए और सही नाम तथा सही स्थान अंकन के लिए सही नाम लिखोगे तो आधा नंबर और सही तरीके से दर्शा दोगे तो आधा नंबर, 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब प्यारे बच्चों, यह 9 का देखिए पहले तरीका आप लोग समझिए। 825 जे कोड है, रोल नंबर लिख दिए गए हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क लगा दिए गए हैं। अब प्यारे बच्चों, 9 का पहला है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। और 9 का क बिल्कुल ऐसे आपको पहले लगा करके बढ़िया से देखिए, यहाँ पे नाम भी दर्शा है, यहाँ बिंदु भी लगा है। एक एक बात को समझो। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़े थे, तो भाई महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़े थे वो दांडी में तोड़े थे। दांडी गुजरात में है। 9 का क का दूसरा हो जाएगा। अब वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। अब प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। यहाँ पे अमृतसर पंजाब ये ढूंढना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो जल्दी में, और सभी चीजें ये स्टेट सबको ध्यान में रख कर जाओ। 9 का 3 हो जाएगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया, तो भाई किसान सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार में किया था। 9 का चौथा यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। यह बिहार का एरिया है, यहाँ इसमें कहीं पर भी आप दर्शा सकते हैं। अब कह रहा है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। इतना बात समझ गए। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। तो आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाइए और सही नाम सही अंकन के लिए आधे आधे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। अब प्यारे बच्चों, अब समझो। 9 का पहला है कि पश्चिम बंगाल का एक अभयारण्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो पश्चिम बंगाल का एक अभयारण्य कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल ये कलकत्ता है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, यहाँ ये चिन्ह बन जाएगा। 9 का ख का पहला हो जाएगा।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह। तो पूर्वी तट पर प्यारे बच्चों, पूर्वी तट में ये विशाखापट्टनम भी आएगा, 9 का ख का दूसरा विशाखापट्टनम, और जो चिन्ह पूछा था तो वही वाला चिन्ह यहाँ लग गया है। आगे बोला है कि राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला त्रिभुज के चिन्ह द्वारा। तो राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला यहाँ अरौली से दिल्ली तरफ तक जाएगी, जो अरौली पर्वत अभी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ 9 के ख के तीसरा हो जाएगा अरौली। अब आज आ जाएगा कि उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा। तो उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र ये उड़ीसा है, यहाँ पे स्टार बना देंगे, 9 का ख का चौथा मयूरभंज लिख देंगे। ठीक है, अब आगे प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी पर बना एक बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो नर्मदा नदी पर बना एक बांध, देखिए ये नर्मदा नदी गुजरात सरदार सरोवर बांध ये हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ आप दर्शा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।